नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज़ के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारी ये एमसीक्यू सीरीज़ लाने का क्या उद्देश्य है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज़ हो सके और प्रीलिम्स जब हमारा एग्ज़ाम हम देने जाएं तो हमारे पास इनफ प्रैक्टिस मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध हो, ताकि किसी भी तरीके के प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले हम हिचकिचाएं नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ पढ़ाई में रह जाते हैं लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। स्पेशली जो करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स की तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग बस एक तरीके से उसको न्यूज़पेपर को पढ़ के या फिर कुछ भी एनालिसिस पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्टली अब करंट अफेयर्स का एक जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। तो इसीलिए ये एमसीक्यू सीरीज़ लाई गई है, ताकि प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रीलिम्स में सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ रोज़ की जो न्यूज़ है वहाँ से क्या इम्पॉर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण खबरें बन रही हैं, उनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन खबरों से, तो वो सारा का सारा कंटेंट द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से कंपाइल करके कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चंस में आपके सामने हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है विश्व बैंक, दूसरा शंघाई सहयोग संगठन, तीसरा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चौथा राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। तो इसका सही उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अभी हाल ही में जो लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन जो है, उनके मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। भूस्खलन आप समझते हैं कि ये जो पहाड़ी है, यहाँ पे जो इसकी ये जो ऊपरी सतह है ये भरभरा कर जो नीचे गिर जाती है। कई बार जो हम फोटोज़ देखते हैं कि घाटियों में जो उत्तर भारत की तरफ हिमाचल प्रदेश शिमला वगैरह में जो घूमने जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ रास्ते में उनके सामने पत्थर आके गिर जाते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये पहले थोड़ी नेचुरल थी, प्राकृतिक थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं भूस्खलन की घटनाएं। और साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जो हमारा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पर भी ये घटनाएं बढ़ गई हैं, और उत्तर में भी। और जोशीमठ का आपने नाम सुना हो, वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि भूस्खलन वगैरह कुछ हुआ था, और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जो झील थी वो फट गई थी और नीचे जाके ये भूस्खलन के रूप में आ गई थी। तो ये जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे एक पहाड़ है, तो पहाड़ को अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, जल परियोजना या बांध बनाया जाता है, तो पहले क्या है, सुरंगें बनती है पहाड़ों के अंदर। तो अगर आप इसको यहाँ से खोखला करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा। यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की खुदाई हो रही है तो ये इसकी जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाएंगे। जैसे आप एक बात समझो कि कोई चीज़ ऊपर मतलब बहुत बड़ी बनी हुई है, आप उसमें नीचे से कुछ हिला रहे हो, तो ऊपर तक की जो ढांचा है वो हिलेगा, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती है। और हाल ही में जो उत्तराखंड है, वहाँ पे बहुत सारी जो है जल परियोजनाएं, बांध बन रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर अभी जो है लैंडस्लाइड या फिर जो भूस्खलन के मामले हैं वो बढ़ गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को काउंटर करने के लिए लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इसरो ने जारी किया। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम याद रख सकते हैं। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। हॉटस्पॉट यानी जैसे ये भारत का नक्शा थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, वैसे तो बहुत गंदा बनने वाला है बट फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। ये जैसे ये यहाँ पे दक्षिण में, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रही हूँ थोड़ा सा, ये नॉर्थ में, उत्तर भारत में, तो ये कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स बना दिए हैं कि यहाँ पे जो है ज़्यादा भूस्खलन आते हैं और यहाँ पर चौकन्ना रहने की और तैयार रहने की आवश्यकता है। इसमें मुख्य रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट, हिमालय यानी यही जो हमारा उत्तर भारतीय रीजन है, और ये पश्चिमी घाट जो दक्षिण भारतीय रीजन है, के दौरान की घटनाओं के आधार पर भारत के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का एक डेटाबेस शामिल है, ताकि हम आगे आने वाली आपदाओं से
खुद को बचा सके और खुद को उनके लिए तैयार रख सके, इसलिए ये एटलस तैयार किया गया है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोबिली वीणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हमारा कला एवं संस्कृति से हमने एक सवाल उठाया है। कला एवं संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा वेटेज है प्रीलिम्स के अंदर, तो इससे जो सवाल आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बड़ा कर्षित तार वाद्य यंत्र है। इसका नाम बोबिली आंध्र प्रदेश के शहर से लिया गया है। इसे अभी तक भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग होता है वो नहीं मिला है। तो यह पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। तो हमारा जो तीसरा कथन है वो गलत है, पहले और दूसरे सही है, इसलिए हमारा सही विकल्प हुआ 1 और 2। तो यहाँ पर जो है इसको जीआई टैग मिल चुका है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। अब कोई अगर इतनी फेमस जो है कोई वाद्य यंत्र है तो उसको जीआई टैग ना मिले, और जब लिखा हुआ है कि स्पेशली किसी शहर से बिलोंग करता है, तो जीआई टैग का मतलब ही ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक जो है जगह से अगर कोई चीज़ है तो उसको, जैसे हम बात करें राजस्थान में ब्लू पॉटरी है, वो जयपुर का फेमस है, तो उसको यहीं पे ही उसको जीआई टैग मिला हुआ है ब्लू पॉटरी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें इस तरीके से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है इसको जीआई टैग मिल गया हो अभी, तो इसलिए इसमें तीसरा कथन गलत है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। बोबिली वीणा, जिसे सरस्वती वीणा के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा प्लक हुआ तार वाद्य यंत्र यानी कर्षित वाद्य यंत्र है, जिसमें हम ऐसे बात करें कि ये जो वीणा है इसमें जो ये तार होते हैं कर्षित यानी खींचे हुए होते हैं, प्लग्ड तार होते हैं, तो ये इस तरीके का एक वाद्य यंत्र है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के शहर से लिया गया है। पेड्डा रायडू के शासन के दौरान बोबिली संस्थानम नाम के राजा ने इसे बढ़ावा दिया। ठीक है, किस राजा ने बढ़ावा दिया वो थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं। इसे 2012 में अपने अद्वितीय डिज़ाइन और उच्च गुणवत्ता के लिए शिल्प कौशल के लिए जीआई टैग मिल गया था। ठीक है, तो जीआई टैग इसको मिल चुका है 2012 में अपने अद्वितीय डिज़ाइन और उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल के लिए। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एटीएल सारथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एटीएल सारथी क्या है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसे अटल इनोवेशन मिशन सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ये अटल टिंकरिंग लैब्स के लगातार बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा है। ये एटीएल को कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम करेगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो हमारा जो पहला कथन है वो गलत है, तो हमारा सही उत्तर हुआ 2 और 3 यानी विकल्प भी सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे गैस वर्क करें। अगर आपने नीति आयोग के बारे में पढ़ा है, ठीक है, लक्ष्मीकांत बुक के अंदर, पॉलिटी के अंदर, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि इसके प्रमुख अंग कौन है। तो इसका अटल इनोवेशन मिशन एक बहुत ही प्रमुख अंग है नीति आयोग का। तो अगर यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन का नाम आया है तो यहाँ पे जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ऑब्वियसली गलत होगा क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था नीति आयोग। ठीक है, जब यहाँ नीति आयोग ही नहीं है और कोई मंत्रालय दे रखा है तो फिर ये हमारा ऑब्वियसली ये कथन गलत हो गया। ये गलत होते ही हमारे 3 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए, तो हमारा सिर्फ बी ऑप्शन बचता है। तो यह एलिमिनेशन टेक्निक से हमने इसको करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें ये पता था कि नीति आयोग का प्रमुख अंग है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इसे अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। यह अटल टिंकरिंग लैब्स के लगातार बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा है। तो अभी नीति आयोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका जो ये एक बहुत प्रमुख अंग है अटल इनोवेशन मिशन, ये भी इसका भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए और उस पर किसी तरीके का साइबर अटैक ना हो, किसी भी तरीके की कोई मुश्किल ना आए, तो स्वनिगरानी ढांचा ये जो है एटीएल बनाया गया है। यह एटीएल को कुशल एवं प्रभावी बनाएगा। ठीक है, स्वनिगरानी से। उसके अलावा यहाँ पे इसके 4 स्तंभ है जो यहाँ पे बताए गए हैं।
ताकि इसके प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। यह एक स्व रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है जिसे माई एटीएल डैशबोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये इसका एक प्रमुख स्तंभ है। इसके अलावा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के सहयोग से एटीएल को ऑन ग्राउंड सक्षम बनाना और प्रदर्शन सक्षमता मैट्रिक्स के माध्यम से अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए स्कूलों को स्वामित्व प्रदान करना। तो ये इसके प्रमुख स्तंभ है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें जो युद्ध अभ्यास है उनके बारे में हमसे पूछा गया है। युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये जो रक्षा टॉपिक है वहाँ से लिया गया है, तो इसलिए हमने ये एमसीक्यू प्रश्न बनाया कि हाल ही में जो कितने युद्ध अभ्यास चल रहे हैं जिनमें भारत भाग ले रहा है, तो वह हमारे लिए प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला है अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में जो हो रहा है, इसमें सिंगापुर और भारत है। दूसरा है समुद्री भागीदारी अभ्यास भारत और जापान, अभ्यास ला पेरोस भारत और कई फ्रांस और कई देश। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो अब यहाँ पे हमने एक नया पैटर्न अडॉप्ट किया है, केवल 2 युग्म, केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो इस साल का जो प्रीलिम्स हुआ था, पिछले साल का जो प्रीलिम्स हुआ था 2022 में, तो वहाँ पे ये वाला पैटर्न एकदम से यूपीएससी ने अडॉप्ट कर लिया, तो कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से फिर से आते तो उसके लिए हम खुद को तैयार करें, इसलिए मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सही युग्म सही सुमेलित हैं, तीनों सही हैं। तो ये अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच में। ला पेरोस नाम से थोड़ा सा लग रहा है, ला पेरोस, ये जो ऐसे नाम होते हैं ये फ्रेंच नेम्स होते हैं, जैसे लुई विटॉन है। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रेंच नेम्स होते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, गैस वर्क कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ये जो फ्रांस आया है ये सही है। ठीक है, ये मतलब बहु राष्ट्र अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके आदि प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। समुद्री भागीदारी अभ्यास है, ये जापान, फ्रांस आदि जैसे कई मित्र देशों के साथ आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है, इसलिए सभी युग्म सही सुमेलित हैं। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कुकी जनजाति के ऊपर। हाल ही में खबरों में रही कुकी जनजाति, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये मिजो हिल्स पूर्व में लुसाई, भारत में मिजोरम और मणिपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में एक पहाड़ी क्षेत्र का एक जातीय समूह है। वे पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद है। नेपाल के चिन लोग और मिजोरम के मिजो लोग कुकी से संबंधित हैं और सामूहिक रूप से जो कहलाते हैं। तो हमसे पूछा कि कौन से कथन सही हैं। तो आपने अगर खबरों को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जो म्यांमार देश है वहाँ पर चिन लोग पाए जाते हैं, ना कि नेपाल में। तो अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से अंदाज़ा लग गया तो हमारा ये कथन जो है वो गलत हो गया, क्योंकि नेपाल के चिन लोग नहीं, म्यांमार के चिन लोग। जैसे ही तीसरा कथन गलत होता है, हमारे 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो विकल्प ए हमारा सही हो गया। और अगर थोड़ा सा और गैस वर्क लगाएं तो नेपाल में जो है मोस्टली हिंदू लोग रहते हैं, तो चिन लोग और ऐसे जनजातियां जो है नेपाल में निवास नहीं करती हैं। वहाँ पे हिंदुत्व का थोड़ा बोलबाला है, हिंदुत्व और बुद्धिज्म का, तो इसलिए जो चिन लोग हैं ये म्यांमार या किसी और देश के होने चाहिए, नेपाल के नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से गैस करके इस कथन को अगर डिलीट कर दोगे तो आपका अपने आप आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये मिजो हिल्स में भारत में मिजोरम और मणिपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में एक पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी जातीय समूह है। पूर्वोत्तर भारत में वे अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद हैं और कुकी लोगों की लगभग 50 जनजातियों को एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। म्यांमार के चिन लोग और मिजोरम के मिजो लोग कुकी से संबंधित है और सामूहिक रूप से जो इनको कहा जाता है, इसलिए कथन 3 गलत है और हमारा विकल्प ए सही हो गया। तो आज के हमारी अभ्यास सीरीज़ के
5 MCQs ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है, ये MCQ सीरीज़ आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ हर रोज़ लेके आ सकें। आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।